हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये तिमोर लेस्ते के सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति जोस रासोमा होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से, याद रखेंगे, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में तिमोर लेस्ते को शामिल करने पर विचार विमर्श किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने भारत का पहला 24x7 चावल एटीएम लॉन्च किया है? ये उड़ीसा ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उड़ीसा ने अन्नपूर्ति अनाज एटीएम की शुरुआत की है, जो भारत का पहला 24x चावल डिस्पेंसर है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रांति लाएगा। यह मशीन केवल 0.01% की त्रुटि दर से 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल अनाज वितरित कर सकती है। जिससे होगा क्या है, जिससे सटीक वितरण सुनिश्चित होगा। और शुरुआत में इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इसे उड़ीसा के सभी 30 जिलों में विस्तृत किया जाएगा और संभावित रूप से पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो बैंकिंग कानून विधेयक लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं विधेयक के बारे में। तो देखिए, विधेयक में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों की संख्या 1 से बढ़कर 4 करने का प्रस्ताव है। इसमें निदेशक पद के लिए पर्याप्त ब्याज की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक का सुझाव दिया गया है। मौजूदा सीमा करीब 6 दशकों से अपरिवर्तित बनी हुई है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 बजट के भाषण में की थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कैबिनेट ने 24,657 करोड़ रुपए की लागत वाली कितनी नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, कैबिनेट ने 24,657 करोड़ रुपए लागत की 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो 7 राज्यों की 24 जिलों को कवर करेगी। परियोजना में गुनपुर, थेरुबली और जूनागढ़ नंबरपुर जैसी नई लाइनें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करना है। इस पहल से 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। यूनेस्को साइट अजंता गुफाओं को जोड़ा जाएगा और क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने ट्रिलियन की सहायता के साथ PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को मंजूरी दी है? तो ये $2.5 ट्रिलियन की मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, PMAYU 2.0 को 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता देने के लिए $2.30 ट्रिलियन की सहायता के साथ मंजूरी दी गई। यह योजना किफ़ायती शहर में आवास के निर्माण, खरीद या किराए में मदद करेगी। देखिए, इसका उद्देश्य जो है, सभी मौसम में अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है, जिससे 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने नौकरियों और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने दी है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की लॉजिस्टिक नीति 2024 का लक्ष्य जो है 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां पैदा करना और 30,573 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करना। नव मुंबई पुणे में एक मेगा लॉजिस्टिक हब सहित 10,000 एकड़ में अधिक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
देखिए नीति में लॉजिस्टिक नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए 3.5 अरब डॉलर जारी किए हैं? तो ये इजराइल के सैन्य खरीद के लिए किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका विदेश विभाग ने अमेरिकी हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए इजराइल को 3.5 बिलियन डॉलर जारी करने को मंजूरी दे दी। यह धनराशि गाजा में इजराइल के चल रहे संघर्ष के दौरान कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है द्वारा विनियोजित 14 बिलियन डॉलर के पूरक पैकेज का हिस्सा है। यह निर्णय जो है मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की चिंता बढ़ गई है। इजराइल ईरान के युद्ध को देखते हुए जारी किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? ये असम में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असम स्थित एक जैव विविधता संगठन ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने और राज्य तथा पूर्वोत्तर में अन्य स्थानों पर बड़े जानवरों के साथ सह अस्तित्व के लिए सभी हितधारकों के लिए एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन विकसित किया। एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप को विकसित करने वाले संगठन आरण्यक के हाथी अनुसंधान एवं संरक्षण विभाग के प्रमुख विभूति पी लहकर ने ऐप में जंगली हाथियों द्वारा किए गए उत्पादों के कारण हुए नुकसान के अनुग्रह राशि का आवेदन होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पाइन लैब्स के सेतु और किस बैंक ने यूपीआई केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह एक्सिस बैंक ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाइन लैब्स के सेतु ने एक्सिस बैंक के सहयोग से यूपीआई केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई सेतु लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है विभिन्न भुगतान सुविधाओं का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य जो है लेन देन की सफलता दर को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त सेतु ने बीएफएसआई क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया एक बड़ा भाषा मॉडल सेशन भी पेश किया, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसको केंद्रीय विद्युत नियामक विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये हरीश दुधानी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं देखिए इनके बारे में, देखिए माननीय विद्युत मंत्री द्वारा श्री हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। देखिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जो है की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की गई है, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यानी DAYNRLM ने किसको सशक्त बनाने के लिए मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स लॉन्च किया है? तो ये ग्रामीण उद्यमियों के लिए किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM ने आज मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ भारत भर के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। देखिए DAYNRLM के सहयोग से LEAP द्वारा संचालित होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय वायुसेना की टीम किस देश में अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफल भागीदारी के बाद वापस लौटी है? तो मलेशिया में भागीदारी की थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलेशिया में अभ्यास उदार शक्ति 2024 के सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद भारतीय वायुसेना की टुकड़ी 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आई। संयुक्त वायु अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के गुआंतानामो में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे 5 से 9 अगस्त और जो है मलेशिया के गुआंतानामो में, और किसके साथ? तो रॉयल मलेशियाई
वायुसेना के साथ किया गया था। देखिए इस जो अभ्यास था इसमें आईएफ ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को RMAF के यानी रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स के सुखोई 30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध अभियानों में भाग लिया, जिससे दोनों वायुसेनाओं के चालक दल एक दूसरे के परिचालन प्रोटोकॉल से परिचित हो सके और जिससे सुखोई 30 विमान के संचालन अंतर संचालन समानता और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। परिचालन दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों वायुसेनाओं ने तकनीकी विशेषज्ञों ने अपनी रख रखाव और अभ्यासों का आदान प्रदान किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने किसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के उहुरू शिखर पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये अफ्रीका की चोटी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली बार एक विकलांग पर्वतारोही बैसाखी के सहारे शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ा है। 78वें गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी HMI के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरू शिखर पर 7800 वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये याद रखेंगे, ये क्षेत्र ये 7800 वर्ग फुट भी याद रखेंगे। देखिए, ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में दिव्यांग श्री उदय कुमार और अन्य लोगों के साथ टीम ने मिशन कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से माउंटेन किलिमंजारो मिशन K2K यानी कंचनजंगा से किलिमंजारो तक का सफ़र तय किया और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, क्योंकि ये पहली बार एक दिव्यांग पर्वतारोही ने बैसाखी के सहारे इस प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम ने बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की और 7 अगस्त 2024 को 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कीबू हट पहुंची, जहां उन्होंने रस्सियों और जमीन पर लगे जालों और लंगरों की सहायता से 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराया। मौसम की स्थिति और सभी सदस्यों की चिकित्सा फिटनेस को ध्यान में रखते हुए टीम ने 8 अगस्त को सुबह 3 बजे उरू चोटी पर चढ़ाई शुरू की। ढीली बजरी और 85 डिग्री की ढाल, खड़ी चढ़ाई और अल्पाइन रेगिस्तान से युक्त खतरनाक इलाके से होकर 10 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे 1 बजे भारतीय समयानुसार उरू चोटी के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे, जो कि 5,985 मीटर और 19,341 फीट यानी मीटर में इतना होगा और फीट में इतना होगा की ऊंचाई पर थी। देखिए, और माउंट किलिमंजारो के उरू चोटी के शिखर पर 7800 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। भारत के लिए गर्व की बात है। बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की, तो देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत का परचम विश्व भर में लहराने वाली शूटर मनु भाकर को लेकर हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बड़ा ऐलान किया है। असीम गोयल ने मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कि ओलंपिक गेम्स में 2 ब्रांज मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पूरे देश को गर्व का एहसास कराया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।